नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारी पॉडकास्ट में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपने काम से समाज और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत जुड़े हैं। संजय प्रसाद सुमन सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं। आज हम इनसे बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका हमारी पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी, और ऐसा ही पॉडकास्ट करते रहिए, सबको आम जनता को दिखाते रहिए डेवलपमेंट कैसे होता है। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक परिचय दीजिए। मैं संजय प्रसाद सुमन जी। मेरा घर तिलैया बांक बाजार है जी सर। और मैं ग्रामीण क्षेत्र में ही अपनी शुरुआत की पढ़ाई की है हमने जी। इसके बाद मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सशस्त्र सेना मुख्यालय दिल्ली में कार्यरत हूँ। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अभी जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने में चुनौतियां क्या क्या आई और यहां तक आपने कैसे पहुंचा था? नहीं, इसमें चुनौतियों का कोई सवाल नहीं उठता है। सबसे पहले आप अपने लाइन पे लगे रहिए। जी सर। आप अपना एक गोल सेट करके रखिए तो सफलता अवश्य मिलेगी। जी। सफलता जो है ना, किसी का दान की वस्तु नहीं है। जी सर। इसे आपको अपने मेहनत के बल पे प्राप्त करना पड़ता है। जी। हम भी बहुत से गांव के काम भी किए हैं। जी। गांव में हमने खेती भी की है। जी सर। इसके बाद हम पढ़ाई जारी रखे हुए थे। जी। पढ़ाई जारी रखते हुए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जी। वो ऐसा नहीं था पहले से कि हम बहुत बड़े नौकरी करेंगे जो करेंगे जी। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते गए रुका नहीं। जी सर। और आप अगर बढ़ते जाएंगे, चलते ही जाएंगे तो सफलता मिलनी ही है। नहीं सफलता मिले ऐसा संभव है ही नहीं। कहा जाता है सर कि आपके जीवन में काफी ज्वाइनिंग लेटर आया है, उसके पीछे क्या? हाँ, नहीं, इसके पीछे ये है कि सबसे पहले तो मैं अपना क्षेत्र पढ़ाई की ओर रखे हुए था। जी। जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जी सर। तब मैं स्कूल में पढ़ाया करता था। अच्छा अच्छा। करीब 10 साल कौन सा स्कूल हुआ? एक प्राइवेट स्कूल था जिसका विद्या भारती नाम था। अच्छा अच्छा। मैं गया में पढ़ाया करता था। अच्छा अच्छा। इसके बाद धीरे धीरे स्कूल में टाइम कम मिल रहा था तो हमने चेंज करके ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत जगह हैं, अभी भी नौकरी में भी। हाँ हाँ हाँ। और इसके बाद पढ़ता गया। कभी सोचा नहीं था कि नौकरी भी होगी। लेकिन जब मैं एग्जाम देना शुरू किया तो मुझे पहले कहीं पीटी मेंस कहीं भी नहीं हो रहा था। लेकिन पहली बार एक ही बार में एक पेपर में 2 फाइनल रिजल्ट आया। कौन सा रिजल्ट हुआ करता था सर? तो सबसे पहले मेरा रिजल्ट आया था रेलवे में। जी। एक रेलवे गार्ड। जी सर। और एक रेलवे सिग्नल मेंटेनेंस में। जी। वो भुवनेश्वर बोर्ड का। मेरे को फीडबैक मिला है कि 6 से 7 ऐसे ज्वाइनिंग लेटर थे सर। मेरे पास 5 से 6 ज्वाइनिंग लेटर थे। जी। और वो लगभग एक ही बार। मैं सबको बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक बार मेरिट बना लेंगे ना तो आप कहीं भी जाइए, सफलता मिलना ही है। एक मेरिट का लेवल होता है, एक बार लेवल होगा तो जो परीक्षा देंगे पास हो जाए निश्चित रूप से। मैं उस समय मेरे पास रेलवे के 3-4, एक तो गार्ड का हो गया। इसके बाद एक जो सिग्नल मेंटेनर का बोला। जी सर। इसके बाद स्टाफ सिलेक्शन के थ्रू एक सर्वे ऑफिस में मेरा LDC, जिसका आप आज जैसे नाम है कई जगह, जी सर, उसमें हुआ था। इसके बाद असिस्टेंट ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हुआ था। जी सर। और इसी बीच में मैं ज्वाइन भी कर लिया था। अच्छा, मैंने करीब 1 साल रेलवे में नौकरी की। जी। और वहां रहते भर में एक बार मुझे मेरिट बना हुआ था। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा कि मैं जब रेलवे में जॉब कर रहा था तो उसी समय एक वैकेंसी भरा हुआ था हमारा TA का। TSA होता है, इसमें रेलवे में एग्जाम हुआ करता है। जी सर। तो मैं बिना तैयारी किए हुए चला गया था। पटना में एग्जाम था। जी सर। पटना एग्जाम देने गया तो मैंने उस समय कुल 140 या 50 क्वेश्चन हुए होंगे, उसमें 120 टच किया था। जी। और मैं छोड़ दिया था कि तो होना तो है नहीं। जी। लेकिन इधर मैं गया में आया करता था। कुछ लड़कों से मिला तो बोला भैया मैं तो 130 लगभग बना लिया लेकिन मेरा नहीं हुआ। मैंने छोड़ दिया कि हो सकता है कि नहीं हुआ, मेरा मैंने देखा नहीं। जी सर। कई दिनों के बाद जब गाँव आया, जी सर, तो गाँव में देखा कि एक लेटर रखा हुआ है। जी। तो वो मेरा ज्वाइनिंग लेटर था। अच्छा अच्छा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने सिर्फ 120 क्वेश्चन किए थे। जी सर। और मेरा ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग 7 था। 7 था सर आपका। तो ये लोग बोलते हैं ना कि इतना सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिलेक्शन, आपको मेरिट बनाइए। सिलेक्शन सामान्यता है 60 से 70% पे अच्छे जैसे IAS बनता है या कुछ भी बनता है उतनी ही % में होता है। थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाले में ऊपर जाता है कट ऑफ, लेकिन ऐसा बिल्कुल डरना नहीं है। आपको अपना मेरिट बना कर रखना है। सिलेक्शन सब जगह होगा, जहां एग्जाम देंगे लगभग होगा। सिर्फ अंतर यह है कि आपको मेरिट के अनुसार अपने एरिया चुनना हो। जी सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि उस टाइम आपके पास 5-6 ज्वाइनिंग लेटर हुआ करते थे, ये कब की बातें हो रही है सर? कब की बातें हो रही है ये?
वो करीब करीब 2000 से 2002 ईस्वी के आसपास के सबका है जी। और उस समय तो हमारे गांव में मतलब नौकरी का वो मतलब एक झड़ी लगी है ना अभी, जी सर। वो झड़ी नहीं थी। अच्छा अच्छा। एक दो गिने चुने हुआ करते थे। और उस समय मेरे लिए एक अच्छा अचीवमेंट था कि गांव वाले लोग इससे प्रेरित हुए कि नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे तो एक नहीं नौकरियां चुननी पड़ेंगी, जी सर। लेडी नहीं है। जी सर। और अभी आप देखेंगे कि गांव के जो लोग हैं वो अब सिर्फ ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि हमको नौकरी लेना है, ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी नौकरी लेनी है। जी सर। और जैसे अभी विनय आपने देखा होगा कि वो कोस्ट गार्ड में पोर्ट प्लेयर थे, बहुत दिन तक रह करके फिर वो उन्होंने छोड़ दिया जॉब, यहाँ आ गए। और भी कई ऐसे लोग हैं, एक ही नहीं है, कई लोग हैं जो कि धीरे धीरे आप सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में अपने गांव के तरफ से प्रतिनिधित्व की कमी है जी। और मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबसे जी सर। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करें और प्रशासनिक सेवा में जाएं। बिहार प्रशासनिक सेवा में अभी हैं हमारे गांव के, लेकिन केंद्रीय प्रशासनिक सेवा में अभी तक कोई भी नहीं जा पाया है। उम्मीद है निकट भविष्य में कोई न कोई जरूर वहां पहुंचेगा जी सर। सर, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में। सर, आम लोग इस पद को कैसे समझे? ये डिप्टी डायरेक्टर आखिर होता क्या है, कैसे लोग बन सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति चाहता है, कोई युवा चाहता है कि हम आपकी तरह ऑफिसर बने, तो वो कैसे बन सकता है? देखिए मनीष जी, ये जो नौकरी होती है ना, उसकी मूलतः 4 श्रेणियां होती हैं जी सर। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी जी सर। जिसमें अगर कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखें तो ग्रुप डी का मतलब सहायक होता है जी सर। जो आपके ऑफिस के कार्यों में, जैसे मतलब फाइलें इधर से रखनी है, कुछ एंट्री करनी है, ये हो गया ग्रुप डी जी सर। इसके बाद ग्रुप सी में रूटीन काम, छोटे छोटे काम करते हैं जिसके लिए आपको बुद्धि नहीं लगाना है, डिसीजन नहीं लेना है जी। इसके बाद ग्रुप बी होता है। ग्रुप बी में दोनों होते हैं, नॉन गस्टेड भी होते हैं और गस्टेड भी होते हैं। जो नॉन गस्टेड होते हैं वो सिर्फ किसी भी समस्या का जिक्र करते हैं, मतलब फाइलों में लिखते हैं और डिसीजन लेते हैं गस्टेड से। या तो वो ग्रुप ए होगा, ग्रुप ए तो सभी गस्टेड होंगे जी सर। और ग्रुप बी के जो गस्टेड होंगे वो छोटे मोटे मामले को वहीं अपने निपटा लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ग्रुप ए अधिकारी का काम होता है कि जो भी कोई समस्या आती है या कोई भी काम आता है तो उसको नोटिस पे रख करके अपने ऊपर से सेक्रेटरी से या किसी से अप्रूवल लेकर के डिसीजन लेना। इस ढंग से 4 लेवल में काम होता है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए। आप किस लेवल में हैं सर? मैं वहाँ अभी ग्रुप ए लेवल में हूँ। ग्रुप ए लेवल के और भी ऊपर पोस्ट हैं, लेकिन ग्रुप ए लेवल की एंट्री लेवल पे मैं हूँ जी सर। मेरा काम किसी भी जो समस्या होता है, जो हमको नीचे से दिखाया जाता है कि इसमें ये समस्या, इसका समाधान का ये विकल्प है, तो उसमें से डिसीजन लेना होता है किस विकल्प के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। सर, आप किस एग्जाम के थ्रू आप गए थे इसमें? मैं तो इसमें जहाँ तक है, मैं स्टाफ सिलेक्शन का जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है उसके थ्रू गया था जी सर। मैं असिस्टेंट गया था, जिसका अब नाम हो गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जी सर। इसके बाद मैंने मेहनत की, जाने के बाद भी हमने मेहनत किया जी सर। और एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जिसको यूपीएससी कंडक्ट करता है जी सर। तो उस डिपार्टमेंटल एग्जाम को हमने क्लियर किया। क्लियर करने के कारण मुझे कम से कम 5 से 6 साल का बेनिफिट मिला वो प्रमोशन के लिए, इस कारण यहाँ पर जल्दी पहुँच गया मैं। और इसके लगता है कि इसके आगे भी जा सकते हैं। यहाँ पे मार्च 2015 से मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ और अगले एक दो प्रमोशन तो और होगा ही, 1-2 प्रमोशन और होगा इनका। देश की सुरक्षा से जुड़े इतने महत्वपूर्ण पद पर आप कार्य कर रहे हैं सर, आपको कैसा महसूस होता है? नहीं, देश की सुरक्षा का कार्य कोई अकेला नहीं करता जी सर। मैं उस एक पार्ट हूँ। जैसे शरीर का अंग है, हाथ अपना काम करता है, आंख अपना काम करता है, पैर अपना काम करता है, मैं उसी में से एक पार्ट का काम कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे सिविल सेटअप में हूँ, सिविलियन हूँ, मैं फाइलों में काम करता हूँ। लोग बॉर्डर पर अपना काम कर रहे हैं। मूलतः आपने देखा होगा सेना का 3 पार्ट मूल पार्ट है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी अपना थल का सुरक्षा करता है, नेवी जल के तरफ से अपना बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करता है, और एयर अपना एयर से। तो इस ढंग से हम हमारी मेरी ऐसी है कि मैं कहीं भी पोस्ट हो जाता हूँ जी सर। मैं आर्मी में भी काम करने का मौका मिलता है, नेवी सेटअप में भी काम करने का मौका मिलता है, और एयर सेटअप में भी। अभी तक मैं आर्मी वगैरह में काम किया हूँ, नेवी में भी काम किया हूँ, लेकिन एयर सेटअप में अभी नहीं काम किया हूँ। मौका मिलेगा कभी तो वो भी करेंगे। इसलिए ये कोई मतलब एक काम नहीं होता, इकट्ठा काम होता है। शरीर का एक अंग के रूप में हम हैं। पूरा शरीर जो है अलग अलग भागों से मिलकर बनता है। फौज भी वो सही है। तो कैसा फील होता है सर? थोड़ा सा बहुत गर्व की बात होता है।
और जैसा मेरे को लगता है कि हमारे गांव से आप देश की सेवा में, अभी दिल्ली में आप कार्य कर रहे हैं, तो हमारे गांव से देश की सेवा में कई लोग हैं, कई क्षेत्र में हैं। जी सर। कोई आर्मी में है, सबसे पहले तो आर्मी में ही गए थे। जी सर। नेवी में भी कई लोग हैं, एयरफोर्स में भी हैं, और DRDO भी उसी का पार्ट है। जी सर। उसमें भी हैं। हाँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी हैं। कई लोग हैं, आप गिन नहीं पाइएगा। हमारे सबसे ज्यादा तो गांव में सेवा उसी रूप में कर रहे हैं। वो अंग अलग है भले ही, लेकिन सब इकट्ठा वही काम कर रहे हैं। आज के युवा तैयारी तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे युवा भटक गए हैं। जैसे सोशल मीडिया आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, उस तरीके से AI आ गया है, यूट्यूब है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे युवा भटक गए हैं। युवा के लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, युवा इतना तो ज्ञान रखता है कि खुद डिसीजन ले। जी सर। लेकिन सफलता पाने के लिए पढ़ना क्या है से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं पढ़ना है। जी सर। लोग बहुत कुछ पढ़ रहे हैं और समुद्र में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जी। तो हम लोग को सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है। और जहाँ तक आपने बोला कि बहुत लोग भटक रहे हैं जो स्कूल में पढ़ाना ज्वाइन कर लिए है, मैं उसको भटकाऊ नहीं कहूंगा। अच्छा। क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है धन अर्जित करने का, आपके माँ बाप आपके सक्षम नहीं है कि आगे पढ़ाई करा सकते हैं, तो साधन खुद चुनना पड़ेगा। और उस साधन चुनने में सबसे अच्छा रास्ता है पढ़ाई का रास्ता। अगर चाहे वो व्यक्ति जो स्कूल ज्वाइन कर रहा है, वो चाहता तो दिहाड़ी कर सकता था, कुछ कर सकता था, फिर रास्ता बदल जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो व्यक्ति आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, पढ़ाई आगे जारी करने के लिए स्कूल ज्वाइन करता है, वो अच्छा डिसीजन है। लेकिन जो युवा आगे पढ़ाई करना चाहते हैं वो ये देखें कि हमको सिलेक्टिव क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्टिव पढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगर सभी में जैसे मिले रहेंगे ना, तो आपके पास इतना आ जाएगा कि आप मतलब पता ही नहीं चलेगा कि हमको आगे क्या करना है। सर, आज के बच्चे कैरियर ऑप्शन कैसे चूज करें, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, कैरियर ऑप्शन चूज करने का सबसे पहले होता है कि आपका जिस क्षेत्र में मेरिट है जी, उस क्षेत्र का कैरियर चुने तो सफलता मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। जी सर। जैसे अगर किसी को मतलब हिस्ट्री का बिल्कुल नॉलेज नहीं है और हिस्ट्री उसके लिए बहुत टफ है, वो नहीं याद कर पाता है, तो उस क्षेत्र में जाना मुझे लग रहा है थोड़ा टफ होगा। उसी ढंग से अगर किसी मैथ का किसी का अगर नहीं है तो उस क्षेत्र में जाना उसके लिए टफ होगा। जी। लेकिन ओवरऑल देखें तो मेहनत करेगा तो कहीं भी मिल सकता है। जी सर। सर, एक सवाल है मेरा कि सर, अगर आपके बचपन को आज के डिजिटल युग से कंपेयर करें तो आपको सबसे बड़ा अंतर क्या दिखता है? आज की टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए वरदान ज्यादा है? नहीं, इसको मैं इस नजरिया से देखता हूँ कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी सर। सबसे पहले आप मन के भटकाव को रोकेंगे। जी। एक इंग्लिश में कहावत है जी सर कि योर माइंड इज योर फ्रेंड एंड योर एनिमी आल्सो। जी सर। इफ यू कंट्रोल योर माइंड देन इट इज योर फ्रेंड। जी सर। इफ योर माइंड कंट्रोल्स यू जी देन इट इज योर एनिमी। जी सर। अब आपके मन को कैसे कंट्रोल करना है ये देखना है। हाँ। अभी के इलेक्ट्रॉनिक युग को अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। जी सर। अगर उसमें से सही चीजों को आप उतना ही लें जितना आपको जरूरत है तो आप वरदान है, नहीं तो आप भटक जाएंगे तो फिर वो आपके लिए अभिशाप। सर, मैं जानना चाहूंगा, आपने सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे शुरू की? उस समय आपने खुद को बाकी उम्मीदवारों से अलग कैसे समझा? मेरा कुछ अलग है इस मामले में, क्योंकि मैंने नौकरी के लिए कोई स्पेशलाइज करके तैयारी नहीं की। जी सर। मैं पढ़ता गया, आगे पढ़ते पढ़ते फिर स्कूल पढ़ाता गया। हाँ। और मैं सच बताऊं तो मेरी स्थिति जनरल नॉलेज की इतनी खराब थी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। अच्छा। तो उसमें पूरी किताबें साथ में पढ़ता था। हाँ। और सीख गया। और जब एक बार मैंने बोला ना कि जैसे ही आपको एक लेवल बन जाएगा तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब जिस क्षेत्र में जाएंगे सफलता ही मिलेगी, कोई भी क्षेत्र हो। जी सर। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मतलब नौकरी का तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपने सब्जेक्ट चुन लें, मतलब सबसे पहले। हाँ, अगर एक गोल सेट रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी सर। और अगर चूंकि हम लोग बहुत ही ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हम लोग को गोल भी इतना बड़ा सेट नहीं करना चाहिए कि अगर गिरे ना तो फिर जगह नहीं मिले बैठने का। तो ऐसा सेट करना चाहिए कि कुछ न कुछ अचीवमेंट जरूर मिले। मेरे लिए क्या सलाह होगी सर? जैसे हमने पॉडकास्टिंग का स्टार्टअप स्टार्ट किया और साथ साथ में मेरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी चल रही है, तो आप मुझे आगे बढ़ने के लिए किस तरह सलाह देंगे? और मेरे जैसे बच्चे और भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने किया, अभी स्टार्ट किया है, और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो साथ में अपना पढ़ाई भी कर लें, तो ये चीज के लिए क्या सलाह होगी सर आपकी?
नहीं, ये तो एक तरह से हॉबी की तरह होना चाहिए जी सर। मूल रूप से तब होना चाहिए जब आप इसमें सफल होने लगे उस ढंग से, लेकिन इसको हॉबी के रूप में चलना चाहिए जी सर। क्योंकि जब तक आप देखिए, जब आप आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तभी आपकी पहचान बनेगी जी सर। धन जो है ना सबसे बड़ा होता है जी सर। और उसके रहते भर में एक संस्कार अलग चीज है, संस्कार होना तो अलग चीज है, लेकिन आपको गोल कहीं और सेट रखना चाहिए। इसमें पॉडकास्ट करना अच्छा है, हॉबी के रूप में लीजिए, जब एक रोजगार के रूप में दिखने लगे तो इसमें चले जाइए, लेकिन आपको मुझे लगता है ना कि साइड में वो भी लेके चलना चाहिए कि हम कहीं पे मतलब जॉब वगैरह सिक्योर हो जाए तो बेहतर है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं जॉब को ही दे रहा हूँ सर, क्योंकि लास्ट में इसे मैं अच्छा मनीष जी, और दोनों रास्ता पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है जी सर। और मैं भगवान करे कि आपको पॉडकास्ट में बहुत अच्छे ऊपर मतलब चोटी पर जाए। और मैं भी आपका ही स्टूडेंट रहा हूँ सर। धन्यवाद। स्टूडेंट एक गुरु एक गरु होता है जी सर। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मैंने स्कूल में 10 साल पढ़ाया था, तो बहुत लोग पढ़े हैं, तो मैं तो उतना पहचानता भी नहीं था जी सर। मुझे एक वाकया याद है कि मैं एक बार स्टेशन पे टिकट लेने के लिए लाइन में लगा था जी सर, और मैं टिकट खरीदने ही वाला था, मतलब 4-5 आदमी आ गए थे, तो एक लड़का आया, मेरा पैर छू के प्रणाम किया, बोला सर आप वहाँ बैठो, मैं टिकट लेता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा यार मैं तो तुमको पहचानता नहीं जी सर। बोला सर आप बैठो ना। इसके बाद हाँ। इसके बाद वो मुझे कुर्सी पे बैठा दिया हाँ। और खुद टिकट लेके आया और टिकट दिया, और इसके बाद बोला सर मैं आपसे पढ़ा हूँ जी सर। ये जो है ना, ये बहुत ही मतलब एक गर्व का पल होता है जी सर, कि जो सिर्फ शिक्षक के रूप में ही मिलता है। मैं एक से एक बड़े अधिकारी बन गया हूँ या कुछ भी हुआ हूँ, लेकिन वो जो सम्मान है ना वो सिर्फ शिक्षक को ही मिलता है। तो आज मैं भी अपने शिक्षक के साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि सर के साथ मुझे बात करने का मौका मिला। सर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर हैं, आप खुद को कैसे इंगेज रखते हैं और खुद को मोटिवेट, आपकी दिनचर्या कैसे होती है सर? नहीं, हर व्यक्ति को अपने मूल कार्य के साथ साथ कुछ न कुछ और भी करना चाहिए, हॉबी जरूर होनी चाहिए जी सर। और मेरा हॉबी है कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं किसी बच्चे को पढ़ाता रहता हूँ जी सर। सामाजिक कार्यों में भी अपने आप को इंगेज रखता हूँ जी सर, और ये जरूरी है, तभी आपका लाइफ होगा। लाइफ में सिर्फ काम करता जरूरी नहीं है, सामाजिक कार्य भी होना चाहिए, हॉबी जरूर होना चाहिए। सर मैं भी आपका स्टूडेंट रहा हूँ, और आज का ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी युवा जैसे आपके स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? वो तो स्टूडेंट देखेंगे तो मुझे लगता है कि मेरे चरित्र से उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए जी सर, और शिक्षा अर्जित करनी चाहिए जी सर। शिक्षा आप जैसे जो ज्ञान है उसको बांटिए जी सर। एक है ना कहावत की माँ सरस्वती के भंडार की अजीब अपूरा बात जी, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े जी, ना खर्चे घट जाए जी सर। आप खर्च करेंगे तो बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा, और ज्ञान जितना बढ़ाएंगे आपके लिए फायदे का सौदा होगा जी सर। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया मुझे, एक छोटे से बच्चे को, और आपके ही क्षेत्र का मैं बच्चा हूं और आपके ही स्टूडेंट रहा हूं, और आज आपके साथ मतलब जो भी है पॉडकास्ट करने का मौका मिला, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मनीष जी, लेकिन ये कहना कि मैंने समय दिया, ऐसा नहीं, समय अपनों के लिए समय निकल जाता है जी सर, जो चाहता है जी सर। अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं निकलेगा जी सर। समय मैं हमेशा उपलब्ध हूँ, जब कभी भी आप मेरे से कुछ भी लेना चाहे जो मेरे बस की बात है जी सर, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। मुझे किस तरह से आप मदद करना चाहेंगे सर? मदद करना जिस क्षेत्र में चाहे, जो हमारा क्षेत्र है जी सर, उसे मदद करेंगे। मैं तो चाहूंगा कि अभी आपका मूल रूप से पढ़ाई का है, पॉडकास्ट एक हॉबी की तरह लीजिए। अगर आपका आगे चलता है यही तो ठीक है, नहीं तो पढ़ाई को आप जारी रखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो पढ़ाई को ही दे रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद।